जी CFAP 6 को प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑडिट रिपोर्ट की बातें की, ISA 320 मटीरियलिटी डिस्कस किया। उसमें कोई इश्यूज़ हैं तो वो डिस्कस करें पहले, फिर आगे चलते हैं। उसमें कोई बात समझ आई हो? ये ना कहना कोई भी बात समझ नहीं आई। आई है, तो पहले वाला ही था ना, कैफ वाला। ये तो सारा कैफ वाला ही था। तो इधर क्या है, ऑडिट वही ऑडिट रहेगा, ऑडिट क्या चेंज हो जाएगा? हाँ, एडवांस लेवल पे फिर क्या? एडवांस लेवल पे ये इतने इतने बड़े क्वेश्चन आएंगे जो कैफ लेवल पे नहीं थे। कैफ लेवल पे छोटे छोटे क्वेश्चन थे। एडवांस लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन आएगी जो कैफ लेवल पे नहीं थी। क्या ख्याल है? इधर कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन के साथ आपको ऑडिट पढ़ना पड़ेगा, बाकी कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है। ठीक हो गया? सो ऑडिट रिपोर्ट की टाइप्स हमने कवर कर ली, देख लिया कि किन सिचुएशन में हम कौन कौन सी रिपोर्ट इशू करते हैं। मटीरियलिटी हमने कवर कर लिया। अब चलते हैं थोड़ा डिस्कस करते हैं कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के, एक ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, एक ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या होता है ये देखने की कोशिश हम कर रहे हैं। अभी हम पहले स्टैंडर्ड वर्डेड अनमॉडिफाइड रिपोर्ट मीन ISA 700 की रिपोर्ट जो है उसके कंटेंट्स देखेंगे। मीन एक स्टैंडर्ड वर्डेड अनमॉडिफाइड रिपोर्ट मीन कंपनी की फेवर में ओपिनियन वाली रिपोर्ट के कंटेंट्स देखेंगे। सॉरी रिपोर्ट का पहला कंटेंट है जी टाइटल, रिपोर्ट का टाइटल। और टाइटल क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑलवेज क्या टाइटल होगा? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। मीन एक तो मेंशन किया जाएगा कि ऑडिटर की रिपोर्ट है, मीन किसी और प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट नहीं है, और इंडिपेंडेंट का वर्ड साथ लगाया जाएगा, मीन ऑडिटर इंडिपेंडेंट था। दूसरा टाइटल हमारे पास एड्रेसी। एड्रेसी मीन रिपोर्ट किसको एड्रेस की जाएगी? तो नॉर्मली एड्रेस की जाती है किसको? मेंबर्स ऑफ द कंपनी को या फिर शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी को, मेंबर्स या शेयर होल्डर्स को। इनफैक्ट ये पहली जो लाइन होती है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट टू मेंबर ऑफ सपोज ABC कंपनी, वो क्या बन गए? ये दोनों टाइटल को कवर करेगी। ये बेसिकली दोनों ही एक ही टाइटल है। ठीक हो गया? एक ही कंटेंट है, टाइटल प्लस एड्रेसी। उसके बाद हमारे पास आता है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, जिसके लिए ऑडिट रिपोर्ट है, जिसे नाम दिया जाता है ओपिनियन पैराग्राफ। ओपिनियन पैराग्राफ, जिसके अंदर ऑडिटर क्या करता है? अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। ऑडिटर अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करता है कि आइदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं, नहीं हैं, या इसको छोड़ के हैं, तो कहाँ पे एक्सप्रेस करेगा? ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर। इस ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर ऑडिटर अपनी ओपिनियन के साथ साथ क्लाइंट कंपनी जिसका हम ऑडिट किया है उस कंपनी का इंट्रोडक्शन भी देंगे। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का ईयर एंड क्या है, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स हमने ऑडिट किए हैं उन पांचों कंपोनेंट्स के नाम भी हम इसके अंदर मेंशन करेंगे। मीन पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, कंपनी का नाम, ईयर एंड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स के नाम। हम पांचों कंपोनेंट्स, 5 कंपोनेंट क्या है वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स ऑफ द अकाउंट्स। तो हम पांचों कंपोनेंट्स के नाम देंगे जो हमने ऑडिट किए हैं, और उसके बाद हम अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं दे रही। ठीक हो गया? ओपिनियन पैराग्राफ। उसके बाद एक पैराग्राफ आएगा जिसको नाम दिया जाता है बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ। बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ। आज से कुछ अर्सा पहले, लाइक 4, 5, 6 साल पहले की बात है, ये पैराग्राफ सिर्फ उस सूरत में आता था ऑडिट रिपोर्ट में जब आपने ओपिनियन क्वालिफाई किया है। स्टैंडर्ड ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये पैराग्राफ नहीं होता था। क्यों? आपने रिपोर्ट क्वालिफाई की है तो आपने रीजन बतानी है क्यों क्वालिफाई किया है। क्वालिफाइड दी है तो क्या मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन करते थे। एडवर्स दी है तो क्या परवेसिव नेचर की मिसस्टेटमेंट है, इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन करते थे। डिस्क्लेमर दी है तो क्या परवेसिव नेचर की स्कोप लिमिटेशन है, इस पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन करते थे। स्टैंडर्ड ऑडिट रिपोर्ट क्या ये कंटेंट नहीं था, लेकिन 5-6 साल पहले ISA 700 रिवाइज हुआ
और क्या कह दिया गया कि ये अब स्टैंडर्ड वर्डी रिपोर्ट के अंदर भी ये पैराग्राफ आएगा। भाई आएगा तो फिर क्या बात क्या करनी है, 3 बातें करनी है। 3 बातें करनी है। एक तो हमने जो वर्क परफॉर्म किया है, वर्क परफॉर्म्ड बाय ISAs है, मीन ISAs को फॉलो करते हुए हमने वर्क परफॉर्म किया है, मीन स्टैंडर्ड को फॉलो हमने किया है जिसकी बेस पर हम ओपिनियन दे रहे हैं। दूसरी हम बात करेंगे कि हमने अपनी इंडिपेंडेंस को थ्रू आउट द ऑडिट मेंटेन किया है, कि ऑडिटर ने क्या किया है, मेंटेन किया है क्या, अपनी इंडिपेंडेंस को थ्रू आउट द ऑडिट। और तीसरी हम बात करेंगे कि हम जो ओपिनियन दे रहे हैं बाय ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दे रहे हैं, मीन ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड क्या, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सो क्या हमने 3 बातें करनी हैं बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में, कि हमने वर्क परफॉर्म किया है एज पर ISAs, वर्क परफॉर्म्ड पर ISAs, we have maintained our independence throughout the audit, and we have obtained sufficient appropriate audit evidence to base our opinion। ठीक हो गया। कहां पे, स्टैंडर्ड वर्डिड अनमॉडिफाइड रिपोर्ट के अंदर। हाँ, अगर आपने ओपिनियन कंपनी के अगेंस्ट दी है, ओपिनियन कंपनी के अगेंस्ट दी है, तो इन एडिशन टू दीज 3 आपने कुछ बातें और भी करनी है। आपने वो मैटर जिसकी बेस पर आपने ओपिनियन जो है वो क्वालिफाई की है, वो मैटर एक्सप्लेन करना है। आइदर एसेट ओवरस्टेटेड थे, लायबिलिटीज अंडरस्टेटेड थी, वेजेस अंडरस्टेटेड थी, या इन्वेंट्री अंडरस्टेटेड थी, क्या मैटर है, क्या मसला है जिसकी बेस पर आप ओपिनियन क्वालिफाई करें, वो मैटर आपने एक्सप्लेन करना है। उसके अंदर अगर कोई स्टैंडर्ड इन्वॉल्व है, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्वॉल्व है, तो उस IAS IFRS का आपने रेफरेंस भी कोट करना है कि कौन सा स्टैंडर्ड इसमें है इन्वॉल्व, जो क्या कहता है और कंपनी क्या कर रही है। सपोज कंपनी प्रोविजन रिकॉग्नाइज करने की बजाय कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज कर रही है, तो हम बताएंगे पर IAS 37 प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इफ प्रेजेंट लीगल कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन फ्रॉम पास्ट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक आउटफ्लो एंड अमाउंट्स कैन बी मेजर्ड लायबली। लेकिन मैनेजमेंट क्या कर रही है, डिस्क्लोज कर रही है कंटीजेंट लायबिलिटी, हालांकि प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये क्या डिस्क्लोज कर रही है, कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज कर रही है। तो स्टैंडर्ड का रेफरेंस नंबर देते हुए बात करेंगे कि किस स्टैंडर्ड की क्या नॉन कंप्लायंस हो रही है। तीसरा हम बात करेंगे क्या, मैटर के साथ स्टैंडर्ड का रेफरेंस नंबर भी। चौथी हम बात करें, तीसरी बात क्या करेंगे, हम क्वांटिफिकेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट भी बताएंगे, क्वांटिफिकेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट मीन ये जो स्टैंडर्ड की नॉन कंप्लायंस हो रही है, इससे कितनी अमाउंट की मिसस्टेटमेंट हो रही है, अमाउंट कैलकुलेट करके बताएंगे कि इतनी अमाउंट से क्या चीज अंडरस्टेटेड या ओवरस्टेटेड है। ऑब्वियसली प्रीवियस नहीं लिखी, तो कितनी अमाउंट से लायबिलिटीज अंडरस्टेटेड हैं, एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड हैं और प्रॉफिट ओवरस्टेटेड है। इंपेयरमेंट चार्ज नहीं की, तो कितनी अमाउंट की इंपेयरमेंट से एसेट प्लस प्रॉफिट ओवरस्टेटेड है। सो मैटर बताएंगे जिसकी बेस पर हम ओपिनियन क्वालिफाई कर रहे हैं। स्टैंडर्ड का रेफरेंस देंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, सारा पूरा स्टैंडर्ड एक्सप्लेन नहीं करेंगे, पर्टिकुलर जो बात स्टैंडर्ड की सिर्फ वही बात करेंगे। क्वांटिफिकेशन मीन अमाउंट हम जो है वो भी कैलकुलेट करके देंगे कि कितनी अमाउंट की मिसस्टेटमेंट हो रही है। साथ हम इफेक्ट बताएंगे, इफेक्ट्स ऑन लाइन आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन इस मिस स्टेटमेंट की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कौन से लाइन आइटम इफेक्ट हो रहे हैं और कितनी कितनी अमाउंट से इफेक्ट हो रहे हैं। इंपेयरमेंट चार्ज नहीं की तो दिस मीन एसेट ओवरस्टेट हो रहे हैं, कौन से PPE ओवरस्टेट हो रहे हैं, साथ एक्सपेंसेस अंडरस्टेट हो रहे हैं या प्रॉफिट ओवरस्टेट हो रहा है। प्रोविजन रिकॉग्नाइज नहीं की तो लायबिलिटीज अंडरस्टेट हो रही हैं और साथ एक्सपेंसेस अंडरस्टेट होते हुए प्रॉफिट इतनी अमाउंट से ओवरस्टेट हो रहा है। मीन इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बना देंगे। कोई डिस्क्लोजर नहीं है तो वो भी बताएंगे कि नोट्स टू द अकाउंट्स में ये डिस्क्लोजर होना चाहिए था जो मैनेजमेंट ने प्रोवाइड नहीं किया। मैटर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर इन्वॉल्व है तो उसका रेफरेंस, अमाउंट क्वांटिफिकेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट, इफेक्ट ऑन लाइन आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और साथ हमें बताना है जस्टिफिकेशन
किस चीज़ की, मटीरियलिटी या फिर परवेसिवनेस की। मीन अगर आप क्वालिफाइड ओपिनियन देने जा रहे हो तो आपने जस्टिफाई करना है कि कैसे ये मैटर मटेरियल है, कितने % ऑफ प्रॉफिट, टोटल एसेट्स या रेवेन्यू है, मीन मटेरियल है, और परवेसिव नहीं है, क्यों नहीं है वो भी आपने बताना है कि कैसे एक ही अकाउंट बैलेंस अफेक्ट हो रहा है, बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है। हाँ, अगर आप एडवर्स ओपिनियन देने जा रहे हो तो फिर आपने बताना है कि मैटर कैसे परवेसिव है, मीन कैसे होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अफेक्ट हो रही हैं, तो वो जस्टिफिकेशन भी आपने यहां पे क्लियरली मेंशन करनी है। मीन ऐसे ही आप मुंह उठा के क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेमर ओपिनियन नहीं दे सकते, वो मैटर भी आपको बताना पड़ेगा। उसमें कोई स्टैंडर्ड इन्वॉल्व है जिसकी नॉन कंप्लायंस हुई है तो स्टैंडर्ड का रेफरेंस नंबर देते हुए कोट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड क्या कहता है, कंपनी क्या कर रही है। अमाउंट, क्वांटिफिकेशन ऑफ मिसस्टेटमेंट भी आपको देना पड़ेगी। इफेक्ट ऑन लाइन आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आपको बताना पड़ेंगे, मीन इसकी वजह से क्या क्या चीजें कितनी कितनी अमाउंट से इफेक्ट हो रही हैं, और साथ आपको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा हाउ यू ट्रीटेड द मैटर एज मटेरियल आर परवेसिव। सो बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ अगर तो स्टैंडर्ड वाली रिपोर्ट है, ये 3 बातें करनी है, लेकिन अगर आपने ओपिनियन क्वालिफाई कर दी तो फिर 8 बातें करनी है। ये 3 तो करनी है, ये बातें भी करनी है। यहाँ स्टैंडर्ड इन्वॉल्व नहीं था तो फिर स्टैंडर्ड वाली बात नहीं होगी, बाकी बातें तो करनी है। मैटर आपको बताना है, अमाउंट आपको बतानी है, इफेक्ट ऑन लाइन आइटम आपको बताने हैं, और मटीरियलनेस और परवेसिवनेस की जस्टिफिकेशन भी आपको देनी है। सो टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन पैराग्राफ, बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ, उसके बाद हमारे पास एक कंटेंट आ जाएगा ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जिसको नाम दिया जाता है की ऑडिट मैटर। की ऑडिट मैटर स्टैंड्स फॉर कैम। की ऑडिट मैटर, व्हाट इज मीन बाय की। देखिए तो की का मतलब चाबी होता है ना, लेकिन चाबी नहीं, की का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, significant, fundamental, mean important audit matter, significant audit matter, mean वो मैटर जो हमारे लिए ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे ड्यूरिंग ऑडिट, जिनके ऊपर हमें बहुत सारा काम करना पड़ा, जिन्होंने हमारा बहुत ज्यादा दिमाग खाया, जिन्होंने हमारा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम किया, जिनके ऊपर हमें बहुत ज्यादा चेकिंग करना पड़ी, की ऑडिट मैटर। तो हमें क्या करना है, उन मैटर को ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हाईलाइट करना है। हमें उन मैटर को ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हाईलाइट करना है, मीन बताना है कि ये फॉर द ऑडिट पर्पस हमारे लिए की मैटर था, जिसने हमारा बहुत दिमाग खाया, जिसकी हमने बहुत सारी चेकिंग की है। ना सिर्फ मैटर, हमें साथ अपनी ब्रीफ ऑडिट अप्रोच भी बतानी है कि हमने इसको चेक कैसे किया है, हमने इसको वेरीफाई कैसे किया। So, की ऑडिट मैटर है क्या, व्हाट इज कैम, व्हाट इज कैम, क्या चीजें कैम में आएंगी। हाई रिस्की एरियाज, मीन वो एरियाज जो ड्यूरिंग ऑडिट हमारे लिए हाई रिस्की थे, ओबियसली हाई रिस्की, जिनके ऊपर हमने ज़्यादा काम किया होता है, वो क्या है कि ऑडिट मैटर है। क्या ख्याल है, ऐसे एरियाज जहाँ पे हमारी जजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, यहाँ पे हमारी जजमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, मीन जहाँ पे हमें अपना एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करना पड़ा, चीज़ों को चेक करने में हमें गेस बहुत ज़्यादा लगाना पड़े, हमें मोर एक्सपीरियंस स्टाफ असाइन करना पड़ा, वो क्या है की ऑडिट मैटर। क्या ख्याल है, या मटीरियल अकाउंट बैलेंसेस, मीन वो अकाउंट बैलेंस जो बड़ी बड़ी अमाउंट के थे, तो अल्टीमेटली उनको वेरीफाई करने पे हमें ज़्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ते हैं, ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है, तो वो भी क्या है की ऑडिट मैटर, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, कि उनमें ज़रा सी मिसस्टेटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का व्यू चेंज कर सकती है। या वो एरियाज जहां पे सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व, किसकी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व, क्लाइंट कंपनी की मैनेजमेंट की सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व, लाइक प्रीमियम कितनी रिकॉग्नाइज करनी है, एक्यूरेट अमाउंट कभी भी नहीं निकाली जा सकती, मैनेजमेंट की क्या है वहां पे सब्जेक्टिविटी जजमेंट इन्वॉल्व होगी। एसेट को डेप्रिसिएट करना है 10 साल पे, 5 साल पे, 7 साल पे, रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी, क्या है
एस्टीमेट मीन सब्जेक्टिविटी या एस्टीमेट इन्वॉल्व है जिसकी कैलकुलेशन में, और उन्हें हमें चेक करने में ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा वेरिफिकेशन करना पड़ती है, तो वो भी क्या है कि ऑडिट मैटर है। तो की ऑडिट मैटर है क्या? हाई रिस्क एरियाज वेयर ऑडिटर जजमेंट इन्वॉल्व, मटीरियल अकाउंट बैलेंसेस, या फिर एरियाज वेयर मैनेजमेंट एस्टीमेट और सब्जेक्टिविटी इज इन्वॉल्व, मीन जिनकी कैलकुलेशन में मैनेजमेंट की सब्जेक्टिविटी या एस्टीमेट्स इन्वॉल्व थी, तो वो क्या है हमारे लिए ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से की ऑडिट मैटर। क्यों देना है कैम? वाई कैम? क्यों देना है कैम? ये मैटर क्यों हाईलाइट करने हैं? कहते एक तो हमें ये मैटर हाईलाइट करने हैं टू मीट ट्रांसपेरेंसी। किस लिए? ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत को मीट करने के लिए। हम अपनी ऑडिट अप्रोच जो मेन एरिया से थी वो हम खुल के बताएंगे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, जिससे यूजर ऑफ द रिपोर्ट जो है इनको मोर इंफॉर्मेशन मिलेगी, मीन टू प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन। किसको? टू यूजर ऑफ रिपोर्ट। किससे? यूजर ऑफ रिपोर्ट को क्या मिलेगी? मोर इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग ऑडिट भी, और ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन इंपॉर्टेंट एरिया से वो भी हाईलाइट होंगे। शफाफियत इससे जाहिर होगी हमारे काम की, और दूसरा मोर इंफॉर्मेशन मिलेगी किसको? यूजर ऑफ रिपोर्ट को, जिनको शायद डिसीजन मेकिंग में ये चीज़ें हेल्प देंगी कि हाँ ऑडिटर ने वाकई ये मैटर ठीक तरह से चेक किए हैं। क्यों? हम अपनी साथ ऑडिट अप्रोच भी डिफाइन कर रहे हैं, और जब हम अपनी ऑडिट अप्रोच भी डिफाइन कर रहे हैं तो हम उन एरिया को फिर ठीक तरह से चेक भी करेंगे। क्यों? हमने दुनिया को बताना है हमने कैसे चेक किया है। तो इससे क्या होगा? ऑडिट की क्वालिटी भी इंप्रूव हो सकती है। क्या ख्याल है? ऑडिट की क्वालिटी भी इंप्रूव होने के चांसेस हो सकते हैं। क्यों? अगर ऐसी चीज़ें हाईलाइट रिपोर्ट में करनी नहीं है तो फिर शायद ऑडिटर इतना ज़्यादा डिटेल में चेकिंग भी नहीं करेगा, तो उससे ऑडिट की क्वालिटी भी इफेक्ट हो सकती है। जब आपने हाईलाइट करना है तो आपने बेस्ट अप्रोच हाईलाइट करनी है, दुनिया को इंप्रेस करने के लिए कि मैंने बड़ा आला काम किया इन एरियाज पर। तो इससे क्या होगी? अल्टीमेटली ये की ऑडिट मैटर प्रॉपर्ली चेक होंगे, तो उससे ऑडिट की क्वालिटी इंप्रूव होगी। सो की ऑडिट मैटर को हमें क्या करना है जी? ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हाईलाइट करना है। क्या हाईलाइट करना है? क्या हाईलाइट करना है? हमें मैटर भी हाईलाइट करना है। हेडिंग मैटर क्या है? मीन उसकी हेडिंग हमें जो है वो देनी है। बताना है वाई कैम, मीन हमारे लिए ये क्यों कैम था। आइदर हाई रिस्क एरिया है, आइदर जजमेंट हमारी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुई इसको चेक करने में, आइदर ये मटीरियल अकाउंट बैलेंस है, या इसकी कैलकुलेशन में मैनेजमेंट की एस्टीमेट सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व थी। और तीसरा हमने साथ क्या बताना है? ब्रीफ ऑडिट अप्रोच, मीन हमने इसको कैसे चेक किया है तो आपने वो भी बताना है। सो की ऑडिट मैटर में जितने भी मैटर हैं, हर मैटर की हेडिंग आएगी, उसके नीचे हम बताएंगे कि क्यों हमने इसे कैम कंसीडर किया है, कि ऑडिट मैटर कैसे है, ये क्या है इनमें से, और साथ हम क्या बताएंगे? अपनी ब्रीफ ऑडिट अप्रोच बताएंगे कि हमने इसको ड्यूरिंग ऑडिट कैसे वेरीफाई किया। क्यों देना है कैम? ये पैराग्राफ क्यों है? ट्रांसपेरेंसी मीट करने के लिए, यूजर ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट को मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, या ऑडिट की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। कहता है नो कैम। कहां पे कैम नहीं आएगा? कहते हैं कैम आएगा फॉर लिस्टेड कंपनी ऑडिट रिपोर्ट, अनलिस्टेड कंपनी के लिए कैम नहीं आएगा। एक बात। दूसरा कहता है कि अगर आपने कंपनी के अगेंस्ट रिपोर्ट दी और एडवर्स रिपोर्ट दे दी, एडवर्स रिपोर्ट दे दी या डिस्क्लेमर रिपोर्ट दे दी, तो एडवर्स में आपने क्या कहा? सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गंदी हैं, गलीज हैं। उसकी रीज़न आपने कहाँ पे बता दी? बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ में। तो क्या पीछे कोई की ऑडिट मैटर बचा? क्या कोई की ऑडिट मैटर बचा? नहीं बचा। क्यों? आपने तो कह दिया सारी की सारी गंदी गलीज हैं, और रीज़न आपने यहाँ पे बता दी, तो पीछे की ऑडिट मैटर क्या बचा? कुछ भी नहीं। क्यों? वही मैटर की था जिसकी बेस पर आपने ओपिनियन क्वालिफाई की, और मैटर कहाँ पे बता दिया?
बेसिस फॉर ओपिनियन में तो की ऑडिट मैटर तो फिर पीछे कुछ नहीं है ना, फिर क्या वहां पे कैम आएगा? नहीं। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, वी डू नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन। जब ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे तो क्या की ऑडिट मैटर है पीछे? नहीं। तो कहां पे नहीं आएगा? एडवर्स रिपोर्ट की सूरत में या फिर डिस्क्लेमर रिपोर्ट की सूरत में। अनलिस्टेड कंपनी के लिए नहीं आएगा, एडवर्स रिपोर्ट या डिस्क्लेमर रिपोर्ट की सूरत में नहीं आएगा। जब कहता है कैम नहीं आएगा फॉर स्मॉल एंटिटी, फॉर स्मॉल एंटिटी हैविंग मिनिमल अकाउंट बैलेंस, हैविंग मिनिमल अकाउंट बैलेंसेस, मीन एक ऐसी कंपनी जिसके अकाउंट बैलेंस ही छोटी छोटी अमाउंट के हैं, छोटी सी कंपनी है, अभी नई नई स्टार्ट हुई है, तो वहां पे फिर कोई की ऑडिट मैटर नहीं होगा। वो बात थोड़ी सी लिंक हो जाती है अनलिस्टेड कंपनी के साथ भी। क्या ख्याल है? तो कैम नहीं आएगा एडवर्स रिपोर्ट की सूरत में, डिस्क्लेमर की सूरत में, अनलिस्टेड कंपनी की सूरत में। क्यों? लिस्टेड कंपनी की रिपोर्ट की ये रिक्वायरमेंट है। और स्मॉल एंटिटी हैविंग मिनिमल अकाउंट बैलेंसेस, हाँ आप कैम की हेडिंग दोगे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर और बता दोगे देयर इज नो की ऑडिट मैटर रिलेटिंग टू द करंट ईयर एज कंपनी इज अ स्मॉल एंड हैविंग मिनिमल अकाउंट बैलेंसेस, बात की जा सकती है। सो कैम में क्या देना है? मैटर, रीजन, वाई कैम, मीन रीजन कि क्यों हमने इसको की कंसीडर किया है, और साथ अपनी ब्रीफ ऑडिट अप्रोच। क्या चीजें कैम होती हैं, क्यों देना है कैम, रीजन क्या है, पर्पस क्या है, बेनिफिट क्या है, मीन कैम का पर्पस क्या है, क्यों है ये पैराग्राफ। जैसे बेसिस फॉर ओपिनियन का पर्पस है कि आपने इसमें रीजन बतानी है क्यों क्वालिफाई किया। ओपिनियन का पर्पस है कि मेन ऑडिट रिपोर्ट के अंदर है ही क्या ये। टाइटल का पर्पस है कि क्या ये रिपोर्ट है, कौन सी रिपोर्ट है, किसके लिए है। तो ये क्यों देना है? ट्रांसपेरेंसी मीट करने के लिए, यूजर ऑफ रिपोर्ट को मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, या इससे ऑडिट क्वालिटी भी इंप्रूव करने में हेल्प मिलती है। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक ISA 701 जो है वो कवर कर लिया, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन द ऑडिट रिपोर्ट। मीन ये कैम के ऊपर एक सेपरेट स्टैंडर्ड है, कौन सा? ISA 701। कैम में क्या होना चाहिए, कैम है क्या, क्यों देना है, और कहाँ पे कैम नहीं देना। ISA 701 बस खत्म हो गया, इतना ही था। ठीक हो गया। अब ISA 700 हम डिस्कस कर रहे हैं। टाइटल, एड्रेस, ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन के बाद क्या आया? कैम। उसके बाद एक पैराग्राफ आएगा जिसको नाम दिया जाता है अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ। अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ। कल हमने बात की थी अदर मैटर की एग्जाम्पल में, 4 एग्जाम्पल हमने अदर मैटर की डिस्कस की थी। इफ अदर इंफॉर्मेशन इन द एनुअल रिपोर्ट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो अदर मैटर के थ्रू हाईलाइट करेंगे। इफ प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर नॉट ऑडिटेड आर ऑडिटेड बाय एनी अदर फर्म, तो अदर मैटर के थ्रू हाईलाइट करेंगे। इफ ऑडिटर वांट टू लिमिट इट्स लायबिलिटी टुवर्ड्स पर्टिकुलर स्टेक होल्डर, तो अदर मैटर के थ्रू हाईलाइट करेंगे। If auditor reporting on more than one set of financial statements for the same company, तो अदर मैटर के थ्रू हाईलाइट करेंगे। पहली एग्जाम्पल मैंने हाईलाइट करवाई थी, वो एग्जाम्पल आप वहां से काट देनी है। अगर अदर इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कंसिस्टेंट नहीं है तो ये चीज हम हाईलाइट करेंगे कहां पे? अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ इन द ऑडिट रिपोर्ट में। अदर इंफॉर्मेशन कौन सी? एनुअल रिपोर्ट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी क्या है? अदर इंफॉर्मेशन। तो इसकी बात अब हम कहां पे करेंगे? अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में। और क्या बातें करेंगे अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में? हम कुछ 3 बातें किया करेंगे कि इस अदर इंफॉर्मेशन को रीड रिव्यू करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर ISA 720। क्या ख्याल है? तो क्या बात करेंगे जी? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रीड और रिव्यू क्या? अदर इंफॉर्मेशन, अदर
इंफॉर्मेशन। दूसरी बात हम करेंगे कि इसकी वजह से हमारी ऑडिट ओपिनियन इन्फ्लुएंस नहीं होती। क्यों? हमारी ऑडिट ओपिनियन किस पे होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे होती है। सो आवर ऑडिट ओपिनियन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस अदर इंफॉर्मेशन। ऑडिट ओपिनियन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड by this other information। और तीसरी बात जो हमने करनी है कि अगर अदर इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कंसिस्टेंट है, ठीक है, तो हम बात करेंगे देयर इज नो मटीरियल मिसस्टेटमेंट, देयर इज नो मटीरियल मिसस्टेटमेंट इन अदर इंफॉर्मेशन। अगर अदर इंफॉर्मेशन ठीक है फिर भी ये पैराग्राफ आएगा, कंपल्सरी है फिर भी आएगा, तो हम बात क्या करेंगे? देयर इज नो मटीरियल मिसस्टेटमेंट इन अदर इंफॉर्मेशन। और अगर अदर इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कंसिस्टेंट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? देयर इज मटीरियल मिसस्टेटमेंट इन अदर इंफॉर्मेशन। क्या? एज चेयरमैन सेइंग प्रॉफिट हैज बीन डबल्ड while financial statement showing only 20% increase in profit। मीन वो साथ हम एक्सप्लेन कर देंगे। अदर मैटर में ये कुछ अरसा पहले तक बात आती थी, आज से 6 साल पहले तक, आज से 6 साल पहले तक ये बात अदर मैटर के थ्रू ही हाईलाइट की जाती थी। लेकिन 6 साल पहले क्या किया गया? ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट्स को रिवाइज किया गया, तो ये पैराग्राफ कंपल्सरी कर दिया गया कि अदर इंफॉर्मेशन की बात अब अदर मैटर के थ्रू नहीं, अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ के थ्रू होगी, चाहे वो कंसिस्टेंट है चाहे नहीं है। अदर मैटर के थ्रू बात होती थी कि अदर इंफॉर्मेशन इज नॉट कंसिस्टेंट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जबकि इसमें बात होती है देयर इज मटीरियल मिसस्टेटमेंट इन अदर इंफॉर्मेशन। कि वर्ड हम यूज कर रहे हैं मटीरियल मिसस्टेटमेंट इन अदर इंफॉर्मेशन, लेकिन साथ हमने मेंशन भी कर दिया कि इससे हमारी ऑडिट ओपिनियन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे होती है। इधर हम मटीरियल मिसस्टेटमेंट का वर्ड यूज कर रहे हैं तो सिर्फ अदर इंफॉर्मेशन के लिए यूज कर रहे हैं, ऑडिट ओपिनियन ये नहीं है। मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड हम वर्ड यूज नहीं कर रहे। सो 3 बातें करेंगे इसमें। एक तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रीड और रिव्यू दिस अदर इंफॉर्मेशन पर ISA 720। दूसरा, आवर ऑडिट ओपिनियन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस अदर इंफॉर्मेशन। और तीसरा, अगर ये ठीक है तो देयर इज नो मटीरियल मिसस्टेटमेंट अदर इंफॉर्मेशन, और अगर ठीक नहीं है तो देयर इज मटीरियल मिसस्टेटमेंट अदर इंफॉर्मेशन। और फिर क्या है वो बात फिर पर हम सारी एक्सप्लेन करेंगे। कंपल्सरी पैराग्राफ है, ये आएगा ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। ठीक हो गया? उसके बाद ये एक पैराग्राफ आएगा जिसको नाम दिया जाता है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ, जिसमें हम बताएंगे क्लाइंट कंपनी जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं उसकी मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं मैनेजमेंट की? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड प्रिपेयर करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिटर को ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑडिट प्रोवाइड करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिटर को अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और साथ कंपनी की गोइंग कंसर्न को असेस करना, मीन कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं है, ये असेसमेंट किसने करनी है? कंपनी की मैनेजमेंट ने, ये हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली फॉलो करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई फिगर जजमेंट एस्टीमेट बेस पे लिखना है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की। क्यों? जजमेंट प्रोविजन में, डेप्रिसिएशन में एस्टीमेट किसकी है? मैनेजमेंट की है। तो यहां पे हम क्या करेंगे? मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखेंगे। क्यों ये लिख रहे हैं हम रिपोर्ट के अंदर? क्या जरूरत है इसकी? क्यों जरूरत है इसकी? इसकी जरूरत है एक्सपेक्टेशन गैप को कवर करने के लिए। इसकी जरूरत क्यों है? एक्सपेक्टेशन गैप को कवर करने के लिए। व्हाट इज एक्सपेक्टेशन गैप? डिफरेंस बिटवीन पब्लिक परसेप्शन,
difference between public perception and auditors true responsibilities. Auditors true responsibilities. जनता ये समझती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जनता ये समझती है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली अप्लाई करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एस्टीमेट जजमेंट की बेस पर फिगर लिखना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो जनता की मिसकंसेप्शन है इसको क्लियर करने के लिए हम ये पैराग्राफ ऑडिट रिपोर्ट में दे रहे हैं, अदरवाइज इसके देने का और कोई मकसद नहीं है। क्या कह रहा है, ये बात समझ आती है? एक्सपेक्टेशन गैप इन पब्लिक परसेप्शन और ऑडिटर ट्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में जो डिफरेंस है, जो मिसकम्युनिकेशन है, मिसकंसेप्शन है पब्लिक की, उसको क्लियर करने के लिए हम ये पैराग्राफ दे रहे हैं। तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो देते हैं, वो भी अगला नेक्स्ट पैराग्राफ वो है। इससे नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ। वो भी क्यों है, इसीलिए ही है। इसमें हम क्या बताते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हाँ ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू एक्सप्रेस रीजनेबल एश्योरेंस। मीन अगर ओपिनियन दे रहे हैं तो उसमें क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं, गारंटी नहीं। किस लिए, एक्सपेक्टेशन गैप को कवर करने के लिए। जनता ये समझती है कि अगर हमने कह दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिफ्ट एंड फेयरवेल तो हम कोई गारंटी दे रहे हैं, नहीं। इसमें मेंशन करेंगे कि हम क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, रीजनेबल एश्योरेंस। जनता ये समझती है कि हम शायद 100% टेस्टिंग करके 100% एविडेंस लेते हैं, नहीं, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेके हम ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं। हम रिस्क असेसमेंट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपना ऑडिट वर्क परफॉर्म करते हैं। रिस्की एरियाज को ज्यादा चेक करते हैं, हर एरिया को डिटेल में चेक नहीं करते। हम ड्यूरिंग ऑडिट अपनी जजमेंट अप्लाई करते हैं, अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन रखते हैं, अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखते हैं। ये बातें हम सारी इस पैराग्राफ के अंदर करेंगे। एस्टीमेट जजमेंट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की। तो हम उनको इवैल्यूएट करते हैं कि वो रीजनेबल हैं या नहीं। एस्टीमेट जजमेंट लेना हमारा काम नहीं है, कैलकुलेशन हमारा काम नहीं है, हम सिर्फ एस्टीमेट जजमेंट को इवैल्यूएट करते हैं कि वो रीजनेबल हैं या नहीं है। तो कोई मोटी मोटी 3-4 बातें की जा सकती हैं। एक रीजनेबल एश्योरेंस, एक सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, हम अपनी मन मर्जी से काम नहीं करते, एज पर ISAs करते हैं, वो भी इसमें मेंशन करेंगे। हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, ये भी बात करेंगे। हम इवैल्यूएट करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंट एप्लीकेशन को। हम इवैल्यूएट करते हैं रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट जजमेंट को। हम थ्रू आउट द ऑडिट अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन रखते हैं। हम कुछ एरियाज में अपनी ऑडिटर जजमेंट भी अप्लाई करते हैं। जजमेंट मीन अपना एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल्स जो है वो अप्लाई करते हुए भी हम कुछ चेकिंग करते हैं जहां पे स्टैंडर्ड डिटेल हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। क्या कहला, जिसके बाद हमारे पास एक पैराग्राफ आएगा, अदर लीगल रिक्वायरमेंट, अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। कि सम टाइम कंट्री के लॉज कुछ कहते हैं कि आपने ये चीज़ें भी ऑडिट रिपोर्ट में हाईलाइट करनी है। कुछ कंट्रीज़ में कहते हैं, कुछ कंट्रीज़ में नहीं कहते, तो वो फिर हमने यहाँ पे अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में हाईलाइट करना है। लाइक पाकिस्तान के अंदर कंपनी एक्ट 2017 इस वक्त यही एप्लीकेबल है ना लॉ। कंपनी एक्ट 2017 कहता है कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आपको 4 चीज़ें हाईलाइट करनी है। नंबर 1, आपको बताना है कि कंपनी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो कैप्ट किए हैं, मेंटेन किए हैं। नंबर 2, आपने बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन कन्फर्मिटी टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर की गई हैं। नंबर 3, आपने बताना है कि अगर कोई एक्सपेंडिचर हुए हैं, कोई इन्वेस्टमेंट हुई है तो वो फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस हुई है। और नंबर 4, आपने बताना है कि ज़कात हैज बीन डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड इनटू सेंट्रल ज़कात फंड एज पर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980 या 1984, 1980। तो 4 चीजें हमने यहां पे भी एक्सप्लेन करनी है। नंबर 1, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन मेंटेन्ड आर केप्ट, financial statements are prepared in conformity to maintain books of accounts,
investment made and expenditure incurred for the purpose of the business. Zakat has been deducted and deposited into Central Zakat Fund as per Zakat and Issuer Ordinance 1980. क्या कह रहा है? हाँ, अदर कंट्रीज में शायद ऐसी कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसके अंदर कुछ नहीं आएगा। उसके बाद क्या आएगा? नेम एंड सिग्नेचर, नेम एंड सिग्नेचर किसके? ऑडिट पार्टनर के, एंगेजमेंट पार्टनर के साथ एड्रेस ऑफ द फर्म, एड्रेस ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर मीन ऑडिट फर्म का एड्रेस, और साथ डेट द रिपोर्ट इज असाइन, किस डेट को ये रिपोर्ट साइन की जा रही है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेट ऑलवेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अप्रूव होने के बाद वाली डेट होनी चाहिए। क्यों? हमारी ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे है, ये नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट डायरेक्टर ने 26 तारीख को जो है वह अप्रूव की हैं और हमने ऑडिट रिपोर्ट जो है वो 20 तारीख की दी हुई है। नहीं, ये डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अप्रूव होने के बाद वाली डेट होनी चाहिए। क्यों? पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होंगी, फाइनल होंगी, डायरेक्टर साइन करेंगे, उसके बाद हम ऑडिट रिपोर्ट साइन करेंगे। क्यों? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिपोर्ट है, उससे नेक्स्ट डेट में हम साइन कर लेंगे। सेम डेट पे या उससे नेक्स्ट डेट पे, उससे पहले वाली डेट कभी भी नहीं होनी चाहिए। सेम डेट पे अप्रूव होने के बाद या फिर नेक्स्ट डे ज़्यादा बेहतर है, पहले वाली डेट नहीं होनी चाहिए जी। ये कंटेंट है किसके? स्टैंडर्ड वर्डेड अनमॉडिफाइड रिपोर्ट के टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन पैराग्राफ, बेसिस फॉर ओपिनियन, की ऑडिट मैटर, अदर इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, auditor responsibility, other regulatory requirement, name and signature of partner, address of the auditor and date the report is signed। और इन पैराग्राफ की हेडिंग्स यही रहेंगी। ओपिनियन का हेड ओपिनियन रहेगा, बेसिस फॉर ओपिनियन का हेड बेसिस फॉर ओपिनियन रहेगा, की ऑडिट मैटर का हेड यही रहेगा, अदर इंफॉर्मेशन का हेड यही रहेगा, इनका हेड भी यही रहेगा। हाँ, ये टाइटल इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट और एड्रेसी किसको की जाएगी? शेयर होल्डर या मेंबर ऑफ द कंपनी। लेकिन ये जो बाकी पैराग्राफ हैं इनकी हेडिंग जो हैं वो यही रहेंगी। ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, की ऑडिट मैटर, अदर इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, इधर नेम सिग्नेचर उसके आ जाएंगे, एड्रेस नीचे आ जाएगा और साथ डेट आ जाएगी। हम बात करते हैं कि 70 इम्फेसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर अगर रिपोर्ट में आएगा तो कहां पे आएगा? वो कहता है अगर इम्फेसिस ऑफ मैटर आएगा तो वो आएगा कैम से पहले, बेसिस और ओपिनियन के बाद कैम से पहले। अगर अदर मैटर पैराग्राफ ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आना है तो वो आएगा एंड पे, अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से पहले। बात समझ आती? जरूरी नहीं यहां पे आए, कैम के बाद कहीं भी दिया जा सकता है अदर मैटर। अदर मैटर पैराग्राफ कैम के बाद, इम्फेसिस मैटर कैम से पहले। एक रिपोर्ट में दोनों भी हो सकते हैं, इम्फेसिस मैटर भी अदर मैटर भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन जब दोनों होंगे तो फिर आपने दोनों इकट्ठे देने हैं, आइदर बोथ बिफोर कैम, आइदर बोथ आफ्टर कैम। ये नहीं कि एक आपने यहां पे दे दिया, एक यहां पे दे दिया, नहीं ऐसे नहीं, फिर दोनों इकट्ठे देने हैं। एक रिपोर्ट में दोनों पैराग्राफ भी हो सकते हैं, और अगर दोनों हैं तो फिर प्रेफरेबल क्या है? दोनों इकट्ठे दिए जाएं, आइदर बोथ बिफोर कैम या फिर बोथ आफ्टर कैम। हाँ, सिर्फ इम्फेसिस मैटर है, अदर मैटर नहीं है तो वो बिफोर कैम आएगा, और अगर सिर्फ अदर मैटर इम्फेसिस मैटर नहीं है तो फिर आफ्टर कैम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से पहले आएगा। ये बात समझ आती है? What is the difference between CAM and emphasis of matter? What is the difference between CAM and emphasis of matter? CAM की ऑडिट मैटर फ्रॉम ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू, किसी और बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसने ऑडिटर का दिमाग ज्यादा खाया है, जिसने ऑडिटर को ड्यूरिंग ऑडिट तंग बहुत ज्यादा किया है, जिसकी ऑडिटर ने वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा की है। ऑडिटर के लिए की सिग्निफिकेंट फंडामेंटल इंपॉर्टेंट मैटर, विच इज मैटर।
मैटर सिग्निफिकेंट फंडामेंटल फ्रॉम शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू। क्या कह रहा है? मैटर फंडामेंटल सिग्निफिकेंट फ्रॉम शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू। क्या कह रहा है? की ऑडिट मैटर नहीं। एक मैटर की ऑडिट मैटर और इम्फेसिस मैटर दोनों हो सकता है। एक ही मैटर की ऑडिट मैटर इम्फेसिस मैटर दोनों हो सकता है। कंटिंजेंट लायबिलिटी का बहुत हैवी अमाउंट के साथ डिस्क्लोजर है, अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड कंटिंजेंट लायबिलिटी ही बनता था, तो शेयर होल्डर को हाईलाइट करना है, इम्फेसिस मैटर है। ऑब्वियसली इसको हमने चेक भी बहुत ज़्यादा किया होगा कि वाकई कहीं प्रोविजन तो नहीं बनती, उसने हमारा दिमाग भी बड़ा खाया होगा, तो की ऑडिट मैटर भी है, तो उसे कहाँ पे हाईलाइट करोगे? दोनों में या किसी एक जगह पे? किसी एक जगह पे। और अगर इम्फेसिस मैटर वो बना दिया है आपने, तो फिर इम्फेसिस मैटर में ही बताना है, उसको कैम में रिपीट नहीं करना। और इसी अगर आपने डिसाइड कर लिया कि इम्फेसिस मैटर है, शेयर होल्डर को इम्फेसाइज करना है, उसके हाईलाइट करना है, उसके नॉलेज में देना है, तो वो नॉलेज में कैसे आ गया? इम्फेसिस मैटर से आ गया, उसे फिर कैम में रिपीट नहीं करना। क्या कहला? कैम हर ऑडिट रिपोर्ट में आएगा, स्टैंडर्ड वर्डिट में भी आएगा, क्वालिफाइड में भी आएगा। हाँ, एडवर्स डिस्क्लेमर सूरत में नहीं आएगा, लेकिन हर ऑडिट रिपोर्ट में, इवन स्टैंडर्ड वर्डिट में भी आएगा। जबकि इम्फेसिस ऑफ मैटर रिपोर्ट को मॉडिफाई करते हुए विद अनक्वालिफाइड ओपिनियन ही आएगा। कैम क्वालिफाइड ओपिनियन के साथ भी आएगा। क्या कहला है? लेकिन इम्फेसिस मैटर सिर्फ अनक्वालिफाइड ओपिनियन के साथ रिपोर्ट को मॉडिफाई करते हुए आएगा, जबकि कैम स्टैंडर्ड वर्डिट में भी आएगा, क्वालिफाइड में भी आएगा। बात समझ आती है? डिफरेंस कैम और इम्फेसिस मैटर को हम कर रहे हैं। इम्फेसिस मैटर सर जरूरत पड़ेगी तो आएगा ना रिपोर्ट को मॉडिफाई करते हुए। हर ऑडिट रिपोर्ट में इम्फेसिस मैटर तो नहीं है, इससे रिपोर्ट मॉडिफाई होती है। कैम स्टैंडर्ड वर्डिट में भी है, मॉडिफाई में तो नहीं है। क्या कह रहा है? इम्फेसिस मैटर कब आएगा? जब ओपिनियन कंपनी की फेवर में है, क्वालिफाइड के साथ कभी नहीं। जबकि कैम क्वालिफाइड ओपिनियन के साथ भी आ सकता है। हाँ, एडवर्स और डिस्क्लेमर में नहीं आएगा, लेकिन क्वालिफाइड के साथ भी आ सकता है, और स्टैंडर्ड वर्डिट में भी है। जबकि इम्फेसिस मैटर सिर्फ रिपोर्ट को मॉडिफाई करते हुए विद अनक्वालिफाइड ओपिनियन ही है। क्या कहला? इम्फेसिस मैटर में सिर्फ मैटर को हाईलाइट किया जाता है, उसे अपनी ऑडिट अप्रोच नहीं बताई जाती। जबकि कैम में मैटर को हाईलाइट करके साथ हम अपनी ऑडिट अप्रोच भी बताते हैं कि हमने उसको वेरीफाई कैसे किया है। क्या ख्याल है? डिफरेंशिएट किया जा सकता है कुछ? कैम ऑडिटर के लिए इंपॉर्टेंट मैटर है, इम्फेसिस मैटर शेयर होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट मैटर है। कैम में हाईलाइट करते हैं तो साथ ऑडिट अप्रोच भी बताते हैं, इम्फेसिस मैटर में ऑडिट अप्रोच नहीं बताते। इम्फेसिस मैटर रिपोर्ट को मॉडिफाई करते हुए विद अनक्वालिफाइड ओपिनियन आएगा, जबकि कैम स्टैंडर्ड वर्डिट इवन क्वालिफाइड रिपोर्ट में भी आएगा। जो चीज इम्फेसिस मैटर में हाईलाइट कर दी है वो कैम में रिपीट नहीं करनी। जो मैटर अदर मैटर में लिख दिया है वो कैम में रिपीट नहीं करना। एक ऐसा मैटर जिसकी बेस पर हमने ओपिनियन क्वालिफाई की है, तो की ऑडिट मैटर भी था तो ओपिनियन क्वालिफाई किया ना, तो उसकी रीजन हमने कहाँ पे एक्सप्लेन कर दी सारी की सारी, तो उसे फिर कैम में रिपीट नहीं करना। उसके अलावा कोई कैम है तो वो लिखना है। ये बात समझ आती है? मीन कैम में वो मैटर आएंगे जो बिल्कुल ठीक है लेकिन हमने चेक ज्यादा किया। जो मैटर गलत हैं वो तो ओपिनियन क्वालिफाई करके बेसिस ऑफ ओपिनियन में आएंगे। ये बात समझ आती है? अब बात करते हैं क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या होंगे। सारे यही कंटेंट इम्फेसिस मैटर अदर मैटर को निकाल के, लेकिन पैराग्राफ की हेडिंग्स चेंज होंगी। अगर आप क्वालिफाइड ओपिनियन देने जा रहे हो तो इस पैराग्राफ की हेडिंग ओपिनियन नहीं, क्या हो जाएगी? क्वालिफाइड ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन देने जा रहे हो, एडवर्स रिपोर्ट देने जा रहे हो तो इस पैराग्राफ की हेडिंग क्या हो जाएगी? एडवर्स ओपिनियन। डिस्क्लेमर रिपोर्ट देने जा रहे हो तो इस पैराग्राफ की हेडिंग क्या हो जाएगी? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। स्टैंडर्ड वर्डिट में ओपिनियन हेडिंग क्या है? ओपिनियन। लेकिन अगर क्वालिफाइड ओपिनियन देने जा रहे हो तो हेडिंग क्या हो जाएगी? क्वालिफाइड ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन देने जा रहे हो तो एडवर्स ओपिनियन। डिस्क्लेमर देने जा रहे हो तो डिस्क्लेमर ओपिनियन, और इसका भी हेडिंग क्या हो जाएगी? बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ओपिनियन।
स्टैंडर्ड वर्ड में हेडिंग क्या है? बेसिस फॉर ओपिनियन। और स्टैंडर्ड वर्ड में ये 3 बातें करेंगे, लेकिन अगर क्वालिफाई किया, डिस्क्लेमर दिए, एडवर्स दिया है, तो फिर इन 3 बातों के साथ ये 5 बातें भी करेंगे। क्या ख्याल है? क्लियर होती है बात? टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन, पैराग्राफ, ओपिनियन, हेडिंग नहीं, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर की सूरत में हेडिंग का नाम चेंज हो जाएगा। बेसिस फॉर ओपिनियन स्टैंडर्ड वर्डिंग में नहीं, क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर या एडवर्स की सूरत में बेसिस फॉर दैट ओपिनियन। की ऑडिट मैटर वैसे ही रहेगा, अदर इन्फॉर्मेशन वैसी ही है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट वैसे ही है। एम्फेसिस मैटर कभी भी इनके साथ नहीं आएगा, अदर मैटर इनके साथ आ सकता है। कब? पहली दफ़ा ऑडिट करने गए हैं, ओपिनियन भी क्वालिफाई कर दी, बता दिया पहली दफ़ा ऑडिट कर रहे हैं भाई। क्या ख्याल है? सो हमने क्या किया जी, ISA 700 पढ़ लिया, ISA 701 पढ़ लिया, ISA 705 पढ़ लिया कि किन सिचुएशन में कौन सी ओपिनियन देनी है, और उस सूरत में ओपिनियन पैराग्राफ का नाम क्या होगा, बेसिस और ओपिनियन के अंदर क्या क्या बातें हमने बतानी है। ISA 706 पढ़ लिया, एम्फेसिस मैटर, अदर मैटर की एग्जांपल, और कहाँ पे इनकी प्लेसिंग होगी, इन द ऑडिट रिपोर्ट, इन द ऑडिट रिपोर्ट। ठीक हो गया? एक छोटा सा क्वेश्चन कवर करते हैं और उसके बाद आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। जी क्वेश्चन मिलेगा मार के नाम से हमें, MARR, मार। रिक्वायरमेंट A है क्वेश्चन की, रिक्वायरमेंट B है और रिक्वायरमेंट C है। रिक्वायरमेंट A 5 मार्क्स की अभी हम करने के काबिल नहीं हैं, 1-2 दिन तक हम ये स्टैंडर्ड ISA 510 पढ़ेंगे तो फिर करने के काबिल होंगे। रिक्वायरमेंट B और C अभी हम करने जा रहे हैं। एंड रिक्वायरमेंट B ऑफ द कंपनी, क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। करना क्या आपको? रेस्पॉन्ड टू द ऑडिट सीनियर्स क्यूरी। ऑडिट सीनियर की कोई क्यूरी है, उसे आपने रिस्पॉन्ड करना है। एक्सप्लेनिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ ISA 701 वेयर रेलेवेंट, और जहाँ पे कोई ISA 701 की बात आ जाए तो फिर आपने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करनी है कि स्टैंडर्ड क्या कहता है इस बात में। ISA 701 क्या है? कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। सो क्या कह रहा है जी, क्यूरी क्या है? यू आर एन ऑडिट मैनेजर इन फेंडर एंड कंपनी। भी कल हम ऑडिट फर्म बनाई थी, आज उसने हमें ऑडिट मैनेजर बना दिया, बन जाओगे एक दिन। एंड हैव रिसीव्ड अ क्यूरी फ्रॉम एन ऑडिट सीनियर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ISA 701, और ISA 701 का नाम क्या है? कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। क्या क्यूरी है जी? सीनियर साहब कह रहे हैं, आई हैव हेयर्ड that this standard requires us to give several different auditors opinion on each audit। मीन कि हर ऑडिट के मैटर पे, मीन के ऑडिट मैटर पे हमें डिफरेंट ओपिनियन देनी है। क्या डिफरेंट ओपिनियन देनी है? सिर्फ मैटर हाईलाइट करके सिर्फ ऑडिट अप्रोच बतानी है? सिर्फ मैटर हाईलाइट करके ऑडिट अप्रोच बतानी है, रादर देन गिविंग डिफरेंट ओपिनियन। क्या कहला है? ओपिनियन तो हमारी एक ही होगी और होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे होगी। I am worried that we all have to do a lot more audit work to obtain evidence for each key audit matter। कि हमने चूंकि ऑडिट रिपोर्ट में इन्हें हाईलाइट करना है तो इससे हमारा काम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। क्या काम इंक्रीज होगा? नहीं, काम उतना ही रहेगा जितना रूटीन में होता है। सिर्फ आपने क्या करना है, इन मैटर को अलॉन्ग विद योर ऑडिट अप्रोच हाईलाइट करना है। कोई एक्स्ट्रा वर्क आपने परफॉर्म नहीं करना। वर्क तो आपने ISAs के अकॉर्डिंगली जितना रूटीन में परफॉर्म करते हो उतना ही करना है। क्या ख्याल है? ऐसी बात है ना, कोई एक्स्ट्रा वर्क तो नहीं है ना। एंड दैट इट इज पॉइंटलेस एनीवे, बिकॉज इफ दीज थिंग्स वर रियली इंपॉर्टेंट की ऑडिट मैटर, इफ रियली इंपॉर्टेंट वी वुड हैव इंक्लूडेड देम इन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। तो हमें एम्फेसिस ऑफ मैटर में इंक्लूड करना चाहिए, और यहाँ पे शायद ये एम्फेसिस मैटर और की ऑडिट मैटर को क्लियरली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया। क्या ख्याल है? की ऑडिट मैटर क्या है? मैटर सिग्निफिकेंट फंडामेंटल फ्रॉम ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू।
वाल एम्फेसिस मैटर क्या है? मैटर सिग्निफिकेंट फ्रॉम शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू। क्या कहला है? की ऑडिट मैटर में हम मैटर को हाईलाइट करके साथ ऑडिट अप्रोच बताते हैं, जबकि एम्फेसिस मैटर में हम मैटर को जस्ट रेफर करते हैं विदाउट एक्सप्लेनिंग आवर ऑडिट अप्रोच। तो साथ ये 2 डिफरेंसेस भी बता दो, 5 नंबर पूरे हो जाएंगे। 5 बातें आपको करनी है, 5 बातें करनी है आपको, जो नंबर 5 है। क्या कहला है? मीन 5 पॉइंट में इसका आंसर देना है। 1.1 वैलिड मार्क, ये आपने इस ऑडिट के पर्चे में ये चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। 1 मार्क फॉर 1 वैलिड पॉइंट। 10 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो आपने 10 वैलिड पॉइंट लिखने हैं। 6 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो 6 वैलिड पॉइंट लिखने हैं। 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो 5 वैलिड पॉइंट लिखने हैं, और इसकी प्रैक्टिस आज से आपने स्टार्ट करनी है। 5 बातें इसमें हो जाएंगी। पहली बात डिफरेंट ऑडिट ओपिनियन वाली, दूसरा अ लॉट मोर वर्क वाली, और आगे एम्फेसिस ऑफ मैटर और की ऑडिट मैटर को 3 डिफरेंसेस में बता दो कि डिफरेंस क्या क्या है। और 1 नंबर के लिए हमारे पास पेपर में टाइम होता है 1.8 मिनट, ऐसे ही, हाँ, 1 नंबर के लिए 1.8 मिनट होता है, और 1.8 मिनट में 2 से 3 लाइनें लिखी जाती हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो इसलिए आपने अपने हाथ को रोकना भी है कि मैंने एक वैलिड पॉइंट को 2 से 3 लाइनों में सम अप कैसे करना है। इससे ज़्यादा लिखोगे पेपर पूरा कंप्लीट नहीं होगा। इससे कम लिखोगे तो हमने इंसाफ नहीं किया 1 नंबर के साथ, तो एग्जामिनर हमारे साथ इंसाफ नहीं करेंगे। तो ये ही प्रैक्टिस हमने करनी है कि 1 नंबर के लिए 1 पॉइंट कैसे बनाना है, और ये बनाना आ गया तो पेपर पास करना बहुत इजी है, फेल करना बड़ा मुश्किल है। क्या कह रहा है? तो 5 छोटे छोटे पैराग्राफ यूँ बन जाएंगे, 3-3 लाइनों के, बेशक 1-1 लाइन छोड़ के लिख दो। उसे मेंशन करना है सेपरेट, भाई ये 5 पॉइंट मैंने लिखे हैं तो मुझे 5 नंबर दे। इन मार्क्स लेने नहीं, उससे इस तरह से छीनेंगे हम। एक ही पैराग्राफ में सारी बातें कर दोगे तो हो सकता है आप फिर 2 या 3 बातें करोगे, पूरी 5 करोगे ही नहीं। तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है 2 नंबर दे, 3 दे, 4 दे या 5 दे। हाँ, अगर उसे बातें ही 2 नज़र आई तो 2 नंबर देगा। जब 5 सेपरेट पॉइंट बनाने हैं तो फिर दिमाग हमारा चलेगा कि नहीं, 5वीं बात मैंने क्या करनी है मैंने, क्यों नंबर छीनने हैं, मैंने लेने नहीं है। क्या कहला है? 100 मार्क्स 100 वैलिड पॉइंट्स, 100 मार्क्स 100 वैलिड पॉइंट्स। इस पे अगर आपने काम कर लिया तो 50 वैलिड पॉइंट लिख के आप पेपर पास करके आ जाओगे। अगर इस पे काम नहीं किया तो फिर पता नहीं आप कितने वैलिड पॉइंट्स लिख के आओगे। 35-40 भी हो सकते हैं, 60-70 भी हो सकते हैं। क्या कह रहा है? पार्ट सी ऑफ द क्वेश्चन फॉर 10 गुड मार्क्स। करना क्या आपको? क्रिटिकली अप्रेज द प्रपोज्ड ऑडिटर्स रिपोर्ट। व्हाट इज मीन बाय क्रिटिकली? व्हाट इज मीन बाय क्रिटिकली? क्रिटिकली का मतलब क्या होता है? नो, क्रिटिसाइज करना नहीं होता, वो क्रिटिसाइज ही होता है। क्रिटिकली का मतलब होता है इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन। अप्रेज, इवैल्यूएट या असेस, अप्रेज, इवैल्यूएट या असेस, इसका मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करना, मीन डिटेल हर एंगल से करना। तो क्रिटिकली डिटेल, डेप्थ एक्सप्लेनेशन, अप्रेज, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या? द प्रपोज्ड ऑडिटर्स रिपोर्ट। व्हाट इज मीन बाय प्रपोज्ड ऑडिटर्स रिपोर्ट? व्हाट इज मीन बाय प्रपोज्ड ऑडिटर्स रिपोर्ट? मीन जो अभी तक फाइनल नहीं हुई, जो अभी तक ड्राफ्ट है, अभी तक फाइनल नहीं हुई। मीन मैनेजर ने लिखी है, अभी तक पार्टनर ने आके चेक करके फाइनल नहीं की। क्या ख्याल है? प्रपोज्ड ऑडिटर्स रिपोर्ट को क्रिटिकली अप्रेज करना है। मीन शायद कोई रिपोर्ट आपको बनी मिलेगी क्वेश्चन के अंदर, जिसको आपने क्रिटिकली अप्रेज करना है कि ये ठीक है या नहीं है। ऑफ मार्क कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग 28 फरवरी 2024। हाँ, वो अप्रेज करने के लिए आपके पास रिपोर्ट का नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन से कंटेंट कहाँ कहाँ पे आते हैं और उनके अंदर क्या होता है। क्या ख्याल है? मैटर क्या हो तो ओपिनियन कौन सी होती है। हाँ, तो हमने क्या करना है, एक प्रपोज ऑडिट रिपोर्ट को क्रिटिकली अप्रेज करना है। 10 नंबर के लिए 10 पॉइंट बनाने भाई। आ जाए देखते हैं क्या।
कहते हैं यू आर एन ऑडिट मैनेजर इन टेलर एंड कंपनी, अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ मार कंपनी with the year ended 28 February 20x4. Always underline the year end, especially in reporting question 28 February 20x4. क्यों? कोई मैटर हमने देखना होता है ईयर एंड के बाद का है, ईयर एंड से पहले का है, तो उसकी अकाउंटिंग फिर दिमाग में आएगी. So the draft financial statements recognize profit for the year of $11 million. जब भी क्वेश्चन के स्टार्ट में प्रॉफिट, रेवेन्यू, टोटल एसेट की फिगर आ जाए, इसका मतलब इसके अंदर हमें मटीरियलिटी कैलकुलेशन करके बताना होगा कि मैटर मटीरियल है या नहीं है. ठीक हो गया. 5% आर मोर ऑफ प्रॉफिट, 1% आर मोर ऑफ रेवेन्यू, 1% आर मोर ऑफ टोटल एसेट्स मटीरियल होता है. ठीक हो गया. सो प्रॉफिट उसने दे दिया जी 11 मिलियन है. द ऑडिट फॉर द ईयर एंड इज नियरिंग कंप्लीशन, मीन कंप्लीट होने के करीब करीब है. एंड सेवरल मैटर्स हैव बीन हाईलाइटेड फॉर योर अटेंशन बाय द ऑडिटर सीनियर एक्सी समित. आप ऑडिट मैनेजर हो, सीनियर ने कुछ मैटर्स हाईलाइट करके दिए हैं आपको. द मैटर्स हैव बीन डिस्कस्ड विद मैनेजमेंट एंड विल नॉट बी एडजस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किए हैं लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अभी तक एडजस्ट नहीं हुए तो हमने देखना है. अगर मटेरियल है तो ओपिनियन क्वालिफाई होनी चाहिए. क्या ख्याल है? क्या है पहला मैटर? इन जनवरी 20x4 व्हाट वाज द ईयर एंड? 28 फरवरी. इन जनवरी 20x4 अ मेजर कस्टमर वेंट इनटू एडमिनिस्ट्रेशन. हमारे क्लाइंट का एक मेजर कस्टमर एडमिनिस्ट्रेशन में चला गया, मीन बैड हो गया. बैड हो गया. क्या ख्याल है? मीन वहां से पैसे शायद रिकवर अब नहीं होंगे. There was a balance of 2.5 million owing to Mar company from this customer at 28 February 20x4. और ईयर एंड बैलेंस शीट के अंदर इसका बैलेंस लिखा हुआ है उस कस्टमर का एज ए रिसीवेबल 2.5 मिलियन विच इज स्टिल इंक्लूडेड इन ट्रेड रिसीवेबल्स, जो कि एडजस्ट नहीं किया गया. तो क्या ये रिकवर होना है? इसकी प्रोविजन क्रिएट होनी चाहिए. बैड डेट्स होने चाहिए. क्या ख्याल है? बैड डेट्स रिकॉर्ड होने चाहिए. अगर रिकॉर्ड हुए हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन वो तो नहीं हुए तो मिस स्टेटमेंट है. अब मटीरियल है या नहीं, कैलकुलेशन करेंगे. 2.5 मिलियन डिवाइडेड बाई 11 मिलियन प्रॉफिट. एक ही हमारे पास थ्रेशोल्ड है ना चेक करने के लिए प्रॉफिट ही, रेवेन्यू टोटल एसेट्स तो है नहीं. तो 2.5 मिलियन 11 मिलियन का कितने परसेंट है? 22%. कैलकुलेट करेंगे ज़रा. मोबाइल में कैलकुलेटर है हमारे पास, बैग में भी है, ऑडिट के पेपर में भी कैलकुलेटर ले जाना नहीं भूलना. टू 22.7% एंड हेंस मटीरियल. क्या ख्याल है? बैड डेट्स of 2.5 million is 2.7% of company profit and hence material. और अगर ये एडजस्ट नहीं हुआ तो इस सूरत में क्वालिफाइड ओपिनियन बनती है. अभी हम आंसर नहीं लिख रहे, अभी हम आंसर की तमहीद बांध रहे हैं. क्यों? उसका रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने प्रपोज्ड ऑडिट रिपोर्ट को इवैल्यूएट करना है, और अभी तक प्रपोज्ड ऑडिट रिपोर्ट हमें नहीं मिली. उसको इवैल्यूएट करने के लिए भी कहानी हमें सुनाई जा रही है कि कहानी है क्या क्या, जिसकी बेस पर हम वैल्यूएट करते हुए साथ रेफरेंस के लिए ये बातें करेंगे. अभी तक हमें क्या नजर आया है कि क्वालिफाइड ओपिनियन होनी चाहिए. क्यों? मटीरियल मिसस्टेटमेंट है. लेकिन ये सिर्फ एक मैटर है, एक मैटर और भी है. कहता है कोर्ट केस बिगेन इन दिसंबर 20x3 ड्यूरिंग द ईयर. क्या ख्याल है? बिफोर ईयर एंड. So a court case began in December 20x3 involving an ex-employee who is suing Mar company for unfair dismissal. कंपनी ने एक एक्स एम्प्लॉय को अनफेयर डिसमिस किया, उसने कोर्ट में जाके केस कर दिया, लेबर कोर्ट में जाके केस कर दिया. Lawyers estimate that damages of 50,000 are probable to be paid. प्रोबेबिलिटी है, प्रोविजन होनी चाहिए. 50,000 की प्रोविजन होनी चाहिए. क्या ख्याल है? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड अ नोट डिस्क्राइबिंग द कोर्ट केस. नोट मीन डिस्क्लोजर है, मीन शायद कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोजर होगा.
and quantifying the potential damages, but no adjustment has been made to include in the statement of financial position or the statement of profit or loss. क्यों? प्रोविजन की एंट्री होती है एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन लायबिलिटी क्रेडिट, तो उसने ये काम किया ही नहीं हुआ, उसने सिर्फ डिस्क्लोजर दिया हुआ है। तो क्या ठीक दिया हुआ है? नहीं, पर IAS 37 ये प्रोविजन की कंडीशन को मीट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक आउटफ्लो रादर देन पॉसिबिलिटी। अमाउंट भी पता है और ऑब्लिगेशन भी है, तो अगर प्रोविजन रिकॉग्नाइज नहीं हो रही तो मिस स्टेटमेंट हो रही है। बट दिस 50,000 इज दैट परसेंट ऑफ टोटल प्रॉफिट। कितने परसेंट है? कितने परसेंट है? 50,000 मीन ऊपर 50 रख लो, नीचे 11,000 कर लो, क्योंकि 11 मिलियन है। कितना? 0.0045 0.45 मीन 50,000 डिवाइडेड बाय 11 मिलियन 0.45, हाँ, एंड हेंस इममटीरियल, एंड हेंस इममटीरियल। क्या कहला है? लेकिन दोनों मैटर को अगर देखा जाए तो मटीरियल स्टेटमेंट है क्या? परवेसिव है, ये सिर्फ मटीरियल है। काफी सारे मटेरियल मिलके परवेसिव बनाते हैं, और यहाँ पे एक मटेरियल है, दूसरा इममटीरियल है, तो काफी सारे मटेरियल तो नहीं है। लेकिन दूसरा अकाउंटेड है क्या? इममटीरियल। मैंने इसलिए कहा लिखा था मटेरियल प्लस परवेसिव। क्या कहला है? मीन काफी सारे मटेरियल मिल के क्या इफेक्ट देंगे? परवेसिव। और यहाँ पे सिर्फ एक मटेरियल इफेक्ट है, दूसरा तो इफेक्ट ही क्या है? इममटीरियल नेग्लिजिबल। तो मैटर दोनों को मिला के भी देखें तो फिर भी एडवर्स ओपिनियन नहीं बनती, क्या बनती है? क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर बनती है। ये बात क्लियर होती है? अभी हमारा आंसर स्टार्ट नहीं हुआ, अभी उसकी तमहीद बन रही है, हाँ, अंडरस्टैंडिंग हो रही है। क्यों? हमने प्रपोज्ड ऑडिट रिपोर्ट को अप्रेज करना, अभी तक हमें प्रपोज्ड ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिली। Axis Smith has produced a draft auditor's report for your review, an extract of which is shown below. Yes, अब हमें ऑडिट रिपोर्ट के प्रपोज के एक्सट्रैक्ट मिले हैं, जिन्हें हमने इवैल्यूएट करना है कि जैसे हम देख रहे हैं वैसे है या नहीं है। सो ऑडिट रिपोर्ट के एक्सट्रैक्ट में आपको जी एक्सट्रैक्ट मिले हैं। पहला आपको एक्सट्रैक्ट मिला है बेसिस फॉर ओपिनियन एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। पहले तो इस हेड को देखें, क्या ये हेडिंग ठीक है? हेडिंग ही ठीक नहीं है। बेसिस फॉर ओपिनियन है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अगर डिस्क्लेमर भी देनी है तो बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होना चाहिए था। एक बात, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, क्या यहां पे स्कोप लिमिटेशन है? नहीं, देयर आर क्लियर एविडेंस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्या कहला है? सो डिस्क्लेमर ओपिनियन इज एप्रोप्रिएट इन दिस केस। दूसरा पॉइंट ये लिख देंगे। क्या कहला है? ये लिख देंगे। क्यों? हमारे पास क्लियर एविडेंस है। डिस्क्लेमर तो इन केस ऑफ स्कोप लिमिटेशन, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होती है, और यहां पे ऑडिटर हैव सफिशिएंट एविडेंस। क्या कहला है? ओके, वी हैव परफॉर्म्ड आवर ऑडिट बेस्ड ऑन मटीरियलिटी लेवल ऑफ $1.5 मिलियन। ठीक है, ऑडिटर जो भी मिस स्टेटमेंट को जज करता है अकॉर्डिंग टू मटीरियलिटी करता है, लेकिन ये मटीरियलिटी कंपनी टू कंपनी, यूज़र टू यूज़र वेरी करती है। इसको कभी भी हाईलाइट नहीं किया जाता, स्पेशली इन द ऑडिट रिपोर्ट। सो हाईलाइटिंग मटीरियलिटी लेवल इन द ऑडिट रिपोर्ट इज इनएप्रोप्रिएट। डिसअलाउड नहीं, इनएप्रोप्रिएट। क्यों? वेरे करती है, जजमेंटल होती है, वेरे करती है फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, क्लाइंट टू क्लाइंट एंड ऑडिटर टू ऑडिटर। क्यों? कुछ कंपनीज में आप हो सकता है 5% प्रॉफिट पे कैलकुलेट कर रहे हो, कुछ में हो सकता है 10% प्रॉफिट पे कैलकुलेट कर रहे हो। क्या ख्याल है? तो इसलिए इसको ऑडिट रिपोर्ट में हाईलाइट करना क्या है? इनएप्रोप्रिएट। 3 पॉइंट बन गए, हमने टोटल 10 बनाने हैं। क्या ख्याल है? 10 बनाने हैं। एक हेडिंग की बात कर ली, फिर एक डिस्क्लेमर की बात कर ली, और तीसरी हमने मटीरियलिटी की बात कर ली। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है? आवर ऑडिट प्रोसीजर्स हैव प्रूवन कंक्लूसिवली दैट ट्रेड रिसीवेबल्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड। ये वर्ड कंक्लूसिवली अंडरलाइन करेंगे।
कंक्लूसिवली का मतलब क्या है? 100% मीन हम कोई गारंटी दे रहे हैं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारे पास कभी भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होते, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होते हैं टू बेस आवर ओपिनियन एंड वी प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस रादर देन गारंटी। क्यों? कंक्लूसिव क्या शो कर रहा है? वी हैव 100% एविडेंस बट वी कैन नॉट आइडेंटिफाई 100% अकाउंट बैलेंसेस। एक पॉइंट ये भी बन जाएगा, क्या कहना? The finance director of Mark Company, Rita Gilmore, has refused to make an adjustment to write off a significant trade receivable balance. कि ठीक है, राइट ऑफ उसने नहीं किया ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस को, तो हमने ऑन जनरल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना होती है। किसी पर्सन को इस तरह से डायरेक्टली हिट नहीं करना होता। दिस इज इनएप्रोप्रिएट। क्यों? इससे तो हम शायद उसकी इंटेग्रिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, तो हमें शायद उसकी तरफ से लिटिगेशन भी फेस करना पड़ सकती है, डैमेजेस के लिए सू भी हमें फेस करना पड़ सकता है। तो हम ऑन जनरल फ्रॉम कंपनी मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं रादर देन हाईलाइटिंग नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन। दिस इज इनएप्रोप्रिएट। एक दो बातें इसके ऊपर भी हो जाएंगी। क्या कह रहा है? लिटिगेशन की बात सेपरेट कर लो, इनएप्रोप्रिएट की बात सेपरेट कर लो। हाँ, कि उसकी रेप्यूट को अफेक्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, उसकी इंटेग्रिटी को हिट कर रहे हैं। ओके जी। Therefore, in our opinion, the financial statements of Mark Company are materially misstated. मीन ये कौन सी ओपिनियन दे दी आपने? मटीरियली मिसस्टेटेड मीन सारी की सारी गलत हैं। मीन एडवर्स ओपिनियन दे दी आपने, एडवर्स ओपिनियन दे दिया आपने। मटीरियली मिसस्टेटेड मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरी की पूरी मटीरियली मिसस्टेटेड है, एक्सेप्ट फॉर नहीं आपने वर्ड यूज किया। क्या कहला? एक्सेप्ट फॉर रिसीवेबल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव टू एंड फेयर व्यू, ये वर्ड होना चाहिए था ना, क्वालिफाइड देनी आपने। मटीरियल मिसस्टेटेड का मतलब क्या है कि आपने एडवर्स ओपिनियन दे दी, जबकि मैटर यहाँ पे क्या है? जस्ट मटीरियल है। आप वो मटीरियलिटी कैलकुलेशन दोगे। क्या कहला है? द बैड डेट्स आर 22.7% ऑफ मटीरियल ऑफ प्रॉफिट एंड हैंस मटीरियल and the other matter of 50,000 is this % of total profit and hence immaterial. So by combining both the matter, the effect is material rather than pervasive. So qualified opinion should be expressed rather than adverse opinion. तीन बातें यहाँ पे आएंगी, दो मटीरियलिटी की बातें और फिर ओपिनियन की बात भी। बात समझ आ रही है? शायद 7 पॉइंट बन गए हैं, ऐसे हो गया? ओके। Therefore, in our opinion, the financial statements of Mark Company are materially misstated, and we therefore express our disclaimer of opinion because we do not think they are fairly presented. क्या बोंगिया मार रहा है ये? एक तरफ कह रहा है कि हमें जो है वो हम समझते हैं कि फेयरली प्रेजेंटेड नहीं है, मीन एविडेंस है, और दूसरी तरफ वी एक्सप्रेस डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। नो, डिस्क्लेमर is expressed when there is pervasive nature scope limitation, and here auditor have sufficient evidence, so no need for disclaimer of opinion. खैर ये बात आपने ऊपर भी की है, यहाँ पे कर लो, ऊपर ना करो फिर यहाँ पे कर लो, ये भी बात किसी एक जगह पे एक्सेप्टेबल है। उसके बाद एक और पैराग्राफ है हमारे पास, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। मुझे बताओ क्या इस रिपोर्ट के अंदर एम्फेसिस मैटर आना चाहिए? क्यों? एक तो क्वालिफाइड ओपिनियन है और दूसरा कोई ऐसा मैटर है ही नहीं दोनों में से जो ठीक प्रेजेंटेड डिस्क्लोज्ड है जिसको आपने हाईलाइट करना है। जो एक मैटर रॉन्ग है तो उसे हाईलाइट एम्फेसिस मैटर से नहीं किया जाएगा, उसके लिए रिपोर्ट क्वालिफाई करके बेसिस और ओपिनियन में से हाईलाइट किया जाएगा। क्या कहला है? एम्फेसिस मैटर, मार्क कंपनी इज फेसिंग अ लीगल क्लेम फॉर एन अमाउंट ऑफ 50,000 फ्रॉम एन एक्स एम्प्लॉय, जिसका डिस्क्लोजर दिया हुआ था उसने, लेकिन वो ठीक नहीं था। ठीक होता तो हम हाईलाइट करते, और 50,000 इतनी बड़ी अमाउंट भी नहीं थी कि हाईलाइट करते, सिग्निफिकेंट होती तब हाईलाइट करते। क्या ख्याल है? ना तो वो सिग्निफिकेंट है, ना वो करेक्टली प्रेजेंटेड डिस्क्लोज्ड है, तो एम्फेसिस मैटर तो उसके लिए एप्रोप्रिएट नहीं है। क्या ख्याल है? सो इन आवर ओपिनियन द अमाउंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए प्रोविजन। नहीं, आप मैटर को एज इट इज हाईलाइट करते हो, उसके साथ कोई कॉन्ट्राडिक्शन शो नहीं करते। एम्फेसिस मैटर में सिर्फ मैटर को रेफर करते हो, हाईलाइट करते हो, उसके साथ कॉन्ट्राडिक्शन शो नहीं करते। अगर वो मैटर रॉन्ग है तो फिर आप ओपिनियन क्वालिफाई करके बेसिस और ओपिनियन में एक्सप्लेन करते हो, और यहाँ पे आप कह रहे हो रॉन्ग है,
ये बेसिस मैटर में बात तो नहीं ना करनी, ये तो बेसिस फॉर ओपिनियन की बात होनी चाहिए। क्या ख्याल है? बट इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वी ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस ब्रीच ऑफ रेलेवेंट IFRS। दूसरा रेलेवेंट IFRS कौन सा है वो आपने मेंशन ही नहीं किया, हालांकि यहाँ पे तो कोई IFRS शायद 37 IAS 37 बनता है, लेकिन वो बात भी कहाँ पे बनती है, बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में रादर दैन इन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। यहाँ पे हमने सिर्फ मैटर को हाईलाइट करना है, कौन से मैटर जो करेक्टली प्रेजेंटेड डिस्क्लोज्ड है, उस मैटर के साथ कोई कॉन्ट्राडिक्शन हम शो नहीं कर सकते। अगर कॉन्ट्राडिक्टिंग है, रॉन्ग है, देन वी शुड क्वालिफाई ओपिनियन एंड एक्सप्लेन इन बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ। तो इसके ऊपर जितनी मर्जी बातें बना लो, 4-5 बना लो, बेशक 10 पॉइंट बन जाएंगे, 10 पॉइंट बन जाएंगे। ये काम करना है आपने, और ये काम अगर करना आ गया तो पेपर कुछ भी नहीं है। तो सर ये सेकंड वाला जो पॉइंट है, ये क्वालिटेटिवली नहीं होगा? क्वालिटेटिव भी स्टैंडर्ड की कोई इतनी बड़ी नॉन कंप्लायंस तो नहीं है कि उसने तबाही मचा के रख दी है। सर प्रोविजन बना सकता था ना? प्रोविजन बना सकता था, बनानी चाहिए थी, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली नहीं बनाई उसने। नहीं बनाई। कंटिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज कर दिया, मीन उसने चलो कुछ हाईलाइट तो किया, ये तो नहीं उसने बिल्कुल ही छुपा लिया। और कोई इतना बड़ा मैटर भी नहीं था कि इसके जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आ गया, उसके लिए तो हम वैल्यू देखते भी नहीं। हाँ, तो इसलिए क्वालिटेटिव पॉइंट से भी इतना मटेरियल नहीं है ये, कि उसने बिल्कुल कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं किया, उसने हाईलाइट तो फिर भी किया, डिस्क्लोजर तो दिया ना। क्या कहला? तो इसलिए कोई इतनी नेचर के पॉइंट से भी ये मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं है। मैनेजमेंट एग्री नहीं कर रही, मैनेजमेंट एग्री नहीं कर रही, हाँ वो तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट एग्री नहीं कर रही, इसलिए तो हमने कहा मटेरियल में स्टेटमेंट डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट। मीन एविडेंस है हमारे पास जो एग्री नहीं कर रही, मीन डिस्क्लेमर नहीं है, क्यों हमारे पास एविडेंस है जिसकी बेस पर हम देख रहे हैं ये चीज़ गलत है जी। 10 पॉइंट बन जाएंगे इस पार्ट के, दोबारा गिनवाऊं। पहला पॉइंट हेडिंग पा, पहले पैराग्राफ की हेडिंग जो है वो रॉन्ग है। दूसरा पॉइंट डिस्क्लेमर नहीं बनता यहाँ पे, क्यों? क्वालिफाइड बनता है, क्यों? हमारे पास एविडेंस है और वैसे भी परवेसिव नेचर भी नहीं है। तीसरा पॉइंट मटीरियलिटी हाईलाइट नहीं करनी, इनएप्रोप्रिएट है, क्यों? वेरी करती है यूजर टू यूजर, ऑडिटर टू ऑडिटर। चौथा पॉइंट देखिएगा, कंक्लूसिव एविडेंस हमारे पास नहीं होते, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होते हैं और हम रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। कंक्लूसिव क्या शो कर रहा है कि हम गारंटी दे रहे हैं शायद। पांचवा पॉइंट फाइनेंस डायरेक्टर का नाम मेंशन करना, ऑन जनरल कंपनी के पॉइंट से बात करनी, किसी पर्सन की इंटेग्रिटी को हिट नहीं करना। छठा पॉइंट, ऐसा करने से हमें उसकी तरफ से लिटिगेशन भी फेस करना पड़ सकती है, इसलिए भी हमें अवॉइड करना है। सातवां पॉइंट देखिएगा हमारे पास क्या है, आपने एक्सप्रेस कर दी है क्या ओपिनियन एडवर्स while matter is this % of profit and hence material and the other is this % of profit and hence immaterial, and by combining the both matters there is material effect rather than pervasive। 3 पॉइंट इसके ऊपर बन गए। क्या कहला है? 9 पॉइंट तो यहीं पे हो गए। फिर आगे फिर उसने चवली मारी, डिस्क्लेमर की बात की, फिर नीचे एम्फेसिस मैटर पे गए। मेरे ख्याल से 4-5 पॉइंट तो एम्फेसिस मैटर के इस पैराग्राफ भी बनाए जा सकते हैं। स्टैंडर्ड की बात की जा सकती है, 50,000 करेक्टली डिस्क्लोज नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, इसकी बात की जा सकती है। फिर ये गलत है नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन तो हमने शो ही नहीं करना होता। और वैसे भी एम्फेसिस मैटर यहाँ पे एप्रोप्रिएट था ही नहीं, क्यों? ओपिनियन क्वालिफाई हो रही है, वो तो ऑलवेज अनक्वालिफाइड ओपिनियन के साथ आता है। एम्फेसिस मैटर का आपका नॉलेज यहाँ पे टेस्ट किया गया। 10 पॉइंट बन सकते हैं। ये काम अगर हो गया तो ये पेपर पास हो गया। 1 मार्क 1 वैलिड पॉइंट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ।